समझने की कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट में बॉलिंजर बैंड के साथ आप 8 ईएमआ हाई से बाइंग कैसे करेंगे। जब बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक होता है तब इंट्राडे में इक्विटी को आप कैसे राइड करते हैं 3 से 4% इंट्राडे रिटर्न के लिए, जिसको हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी समझा। वहां पर मैंने आपको जो चीजें बताई उसको पहले एक बार मैं आपको रिवाइंड करा दूं। मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी इंडेक्स में या फिर इक्विटी के चार्ट को जब आपने प्लॉट करके रखा है तो उस टाइम पर अगर बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनें पैरेलल होती हैं या प्रीवियस रेंज से कंपैरेटिवली अपनी रेंज को स्क्वीज करते हैं, पिछली रेंज बड़ी थी अब छोटी कर रहे हैं, वो फिर चाहे पैरेलल हो चाहे फिर डायरेक्शनल हो, कैसे भी हो वो चलता है। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको बताया कि मिडिल लाइन जो 20 का मूविंग एवरेज है वहां से हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसको यूज करेंगे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करने का मतलब हुआ 10 मिनट की पिछली 20 कैंडल का औसत। तो लगभग लगभग आपको 10 मिनट की 20 कैंडल हुई तो आपको हुआ 200 मिनट का एवरेज। 3 घंटा और 20 मिनट, आखिरी के 3 घंटे और 20 मिनट के एवरेज प्राइस पर जब आप आते हैं और वहां से SD+2 और SD-2 स्टैंडर्ड एविएशन +2, जिसको मैंने बोला कि 95% जो मोमेंटम होगा वो एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, कि इसके ऊपर प्राइस निकलने में आनाकानी करता है और इसके नीचे जाने में मुश्किल होती है। तो लोअर बैंड सपोर्ट है और अपर बैंड क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन जब भी प्राइस का रेंज छोटा होगा तो एक एग्रेसिव डिमांड या सप्लाई आने की पॉसिबिलिटी रहती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिमांड आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उस डिमांड को ट्रेड करने में बॉलिंजर बैंड जब दोबारा से एक्सटेंशन की तरफ बढ़ता है, अपनी रेंज को ओपन करता है, तो उस टाइम पर अगर लास्ट स्विंग हाई के ऊपर एक कोई कैंडल परफेक्ट क्लोजिंग के साथ मिल जाए तो उसको हम 8 ईएमआ हाई के साथ राइड करते हैं अप ट्रेंड में, जब तक दोबारा क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के अंदर ना होने लगे। ये मैंने आपको समझाया था। उम्मीद है बेहतर तरीके से जो मैंने पॉइंट बोले आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो पिछला सेशन जो कल हम लोगों ने दोपहर को किया उसको जाकर सभी लोग देखिएगा, दोबारा से रिवाइज कीजिएगा तो और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं और लाइव मार्केट की कुछ टेस्टिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी परफेक्ट एंट्रीज बनेंगी। और आपका एक डाउट, डाउट क्या कि 8 ईएमआ से तो हम लोग शॉर्ट कर रहे थे। अरे सर 8 ईएमआ हाई, एक बात बताइए, कोई भी प्राइस अगर 20 के औसत के ऊपर है तो बाइंग में है और 20 के औसत के नीचे है तो सप्लाई में है। इसको मदर ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं, 200 के मूविंग एवरेज को। तो कोई भी प्राइस 200 के एवरेज प्राइस के डेली टाइम फ्रेम पर ऊपर ट्रेड कर रहा है उसको बाई ऑन डिपर बोला जाता है, नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल ऑन राइज बोला जाता है। आप बोल रहे हैं एटीएम हाई सिर्फ शॉर्ट करने, अरे सर जिन लोगों को रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड देखना नहीं आता उनके लिए है। अब बोलेंगे रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड क्या है, जैसे आज अभी अगर बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखें तो उसको हम रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। ये प्राइस देखकर बता दे रहा है, ये जो प्राइस है ये प्राइस देखकर आप बता सकते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। इसका एक सीधी पहचान होती है कि जहां पर रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा हो, एक दायरे में ट्रेड हो रहा हो बाजार, उस टाइम पर कितनी ज्यादा कैंडल्स ऐसी बनी है जिसमें अपर विक बढ़ा है तो रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, कितनी ज्यादा ऐसी कैंडल बनी है जिनमें लोअर विक बढ़ा, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड। ये तो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान की बात है कि रिजेक्ट कौन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मॉर्निंग को पहला कैंडल बना, इसके पहले की क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे गौर करें तो मैक्सिमम कैंडल आपको कैसे दिखेंगे जिसमें अपर विक बढ़ा है, तो प्राइस वीक है, बता रहा है खुद। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इस हाई के पास आपको क्या दिखता है, अपर विक बढ़े, लोअर विक कितने बढ़े क्या, तो प्राइस खुद बता रहा है वीक है। हाँ, कुछ कैंडल के लोअर बहुत बड़े हैं तो प्राइस लोअर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए रेंज क्या होगा, जब तक इस रेंज में तब तक नो मोमेंटम है सर। तो कई लोग क्या है, प्राइस में आपका इतना स्किल है नहीं तो उसके लिए ट्रेंड राइडिंग और एग्जिट के लिए कि कब आप एग्जिट करेंगे उसके लिए एटीएम हाई को राइडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए एंट्री के, परफेक्ट एंट्री के बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो एग्जिट। आप कभी ट्रेडर अपने एग्जिट अच्छे प्लान नहीं कर पाता है कि निकलूं कहां पर, ट्रेड में एंट्री सही हो गया निकलूं कहां पर, वही नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए एटीएम हाई का यूज करें। ठीक है, अब समझाता हूं लाइव मार्केट में एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो रिसेंट प्राइजेक्शन उन्हीं पे बात करेंगे। जैसे अगर पहली बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं जेएनके, जेके सीमेंट। ये प्राइस है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को प्लॉट कर लीजिए।
बॉलिंजर बैंड को प्लॉट किया, उसके साथ ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे। कौन से मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे सर? 8 EMA को प्लॉट करेंगे। 8 EMA को प्लॉट करेंगे, 8 क्लोज की जगह हाई रखेंगे, ठीक है, इतना ही चेंज करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 20 को हटा देना, क्योंकि वो हमारे काम की चीज नहीं, तो मीडियन हमारे लिए काम की चीज नहीं, 20 का मूविंग एवरेज हटा दिया, ठीक है। बाकी सेटिंग्स मैंने आपको बता रखी है। अब देखिए प्राइस क्या किया कि प्रीवियस बैंड जैसे चल रहा था, पहले यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए और फिर दिक्कत आती है तो बताइए सर, और कभी ट्रेंड राइडिंग में कोई तकलीफ नहीं आएगा, यकीन मानिए। सबसे पहला काम, एक देखिए डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस के बाद तीनों लाइनों में डिस्टेंस कम हुआ, उसके बाद ये हाई ब्रेक होने की कोशिश की, क्या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली? क्या नहीं, नहीं मिली, एंट्री नहीं है, अभी एंट्री है ही नहीं जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं। इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, अपर विक का हाई ब्रेक किया, ये अपर विक, कोई भी कैंडल के अपर विक का हाई क्लोज करते हुए कोई कैंडल बन जाए, वो लॉन्ग करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जब भी प्राइस ट्रेंडिंग हो, हायर हायर के फॉर्मेशन कर रहा हो, ठीक है। तो यहां पर आपकी एंट्री बनती है, एंट्री के बाद आपका एसएल इसी कैंडल का रहेगा, और राइड कहां तक करेंगे उसके लिए भी ये जो मिडिल लाइन है ना, 8 EMA जो लगाया है, यही काम आ रहा है। ये पिछली 8 कैंडल के औसत प्राइस को हाई से उठा रहा है, क्लोजिंग से नहीं, हाई से। तो जहां से ट्रेंड कन्वर्ट होगा या रुकने की कोशिश करेगा, मोमेंटम फेड होगा, वो सबसे पहले आपको एग्जिट देता है। तो कहां आपको निकलना पड़ेगा, यही आपके लिए एसएल ट्रेलिंग यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बॉलिंजर बैंड से मोमेंटम को पकड़ रहे हैं कि कहां पर एक्स्ट्रा डिमांड आ गई और वो हाई प्राइस को कहां तक लेकर जाएगी, हम वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एग्जिट बहुत परफेक्शन के साथ होना चाहिए। एक सिंगल कैंडल आकर यहां पर क्लोज किया, यहां पर एंट्री लिया, तो बाहर जितना मिलेगा मिलेगा, मैं बाहर, अब मैं नहीं अंदर हूं। दोबारा से क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड में डिस्टेंस बना था, एक्सटेंशन आया, एक्सटेंशन के बाद फिर स्क्वीज किया रेंज को, स्क्वीज करने के टाइम पर कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे छोटे, फिर ये हाई ब्रेक कर कर एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जैसे ही ये मिलती है, अब ये देखिए यहाँ पे बाजार क्लोज होने आ रहा है। अब टाइम का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए सर इन चीजों में, जैसे अब इंट्राडे के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे मोमेंटम चाहिए। तो जब ये मोमेंटम खत्म हो रहा था, तो ये कैंडल कितने समय का है, 3:15 का कैंडल है। अब बताइए 3:15 के 10 मिनट की कैंडल पे एंट्री करेंगे तो 3:25 पे तो एंट्री मिलेगा, तो क्या अगले 5 मिनट में बाहर निकलना है? क्या नहीं। तो ऐसी ट्रेड तो आप नहीं करेंगे, तो अगले दिन के लिए वेट एंड वॉच। तो आज जब मार्केट ओपन होता है तो पहली कैंडल बनता है डोजी, और इसके हाई बनता है, इसके हाई के ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग है? क्या नहीं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा क्लोज करता है, एंट्री इसके नीचे का स्टॉप लॉस तुरंत प्लॉट कीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे ही एक कैंडल आकर ये नीचे क्लोज किया, एग्जिट, यहाँ पे एंट्री, ये एग्जिट। इस तरीके से आपको अपनी पोजीशंस को प्लान करना होता है सर, यही एकमात्र तरीका है। आप कहिए कि कोई दूसरा तरीका, नहीं सर, कोई दूसरा तरीका नहीं, यही एकमात्र तरीका है। और आप मुझे बोलेंगे कि कोई भी इंट्राडे सेक्टोरल एनालिसिस कर लीजिए, कोई भी प्राइस इसके अलावा किसी दूसरे सेंटीमेंट को ट्रेड नहीं करता है, ठीक है। अपर बैंड के ब्रेक होने पर, 8 EMA से ट्रेलिंग करने पर, और बॉलिंजर बैंड के एक्सटेंशन के बाद स्क्वीज होने पर, ये 3 चीजें ध्यान रखिए। इसके बाद अगर आपसे कोई पॉइंट मिस आउट हो जाए तो बात है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी प्राइस में बड़ी डिमांड आ रही है, अब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ रहा हूं, जो मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूं ना, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। जैसे दोबारा अब प्राइस तो अंदर आ गया, अब ये देखिए बॉलिंजर बैंड में एक्सटेंशन हुआ, अब ये बॉलिंजर बैंड फिर कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। जब तक ये इस तरीके से जाएगा, बने रहिए। अब पता है ना कि जैसे सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर में आज डिमांड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आज के सेशन में दोनों, जो सेक्टर आपका राइड कर रहा है, जो सेक्टर लीड कर रहा है, उन्हीं के अंडर वेटेज स्टॉक जो आ रहे हैं, उनके अंडर जो आउट परफॉर्म करेगा, वही लीडर होते हैं सर। उन्हीं को इंट्राडे में पकड़िए मॉर्निंग में, और वही ट्रेंडिंग होंगे। आपको कुछ दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि आप आज के दिन रिलायंस ही ट्रेड करेंगे या एचडीएफसी ट्रेड करेंगे, नहीं। पहले लीडर सेक्टर ढूंढिए, बोलते हैं ना आरएसआई से समझिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ जो है, ऐसे शेयर्स पकड़िए जिनका अपने इंडेक्स के रिलेटिवली स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, जो कमजोर नहीं है अपने जब उनका सेक्टर लीड कर रहा है, वो सबसे ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेंगे आपको। जैसे सीमेंट सेक्टर चल रहा है, सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। फार्मा सेक्टर चल रहा है, फार्मा सेक्टर के जो शेयर सबसे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए आज के दिन। बात क्लियर हो? इस तरीके से जब आप पोजीशंस को अपनी पकड़ेंगे, तकलीफ आ जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप बॉलिंजर बैंड के साथ एक
कंसिस्टेंसी के साथ यूज करेंगे, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के साथ जब आप ये समझ रहे हैं कि अपर विड्थ अगर स्ट्रांगली ब्रेक हो रहा है और प्राइस का मोमेंटम हायर है, जैसे हायर राइज का मोमेंटम है, तो वहां से ट्रेंड कैरी होता है और अपर विड्थ को टच करते हुए आगे बढ़ता है। जितनी कैंडल्स के आप फॉर्मेशन देखेंगे ना, वो अपर विड्थ को टच करते हुए चलते हैं। देखिए डिमांड कहां उठती है, अपर विड्थ से ही उठती है, यहीं से उठा ले गया प्राइस, यहीं से उठा ले गया प्राइस, यहीं से उठा ले गया, यहीं डोजी बना, अगला कैंडल यहीं से उठा ले गया प्राइस। अपर विड्थ के जैसे ही अंदर क्लोजिंग होने लगी, फिर मोमेंटम फेड होने लगता है, ठीक है। लेकिन जब भी प्राइस अपर और लोअर बैंड के अबव कोई डिमांड या सप्लाई देने की कोशिश करे, वही सबसे बड़ी ट्रैपिंग होती है। इसी को बोलते हैं बाजार में 100% कंफर्मेशन। बात क्लियर हुआ? दोहरा देता हूं, जब भी प्राइस में अपर और लोअर बैंड को छोड़ने के बाद प्राइस एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करेगा, वो एक फेक मोमेंटम के लिए किया जाता है, ट्रैपिंग का आइडेंटिफिकेशन है। और उसको अगर आपने पकड़ लिया, इसको एक इंस्टीट्यूशनल हैक बोलते हैं सर, ये एक इंस्टीट्यूशनल हैक है, ठीक है। और उसको अगर आप पकड़ना सीख गए तो कभी बाजार में जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे तो गलती ना के बराबर। हाँ, फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बार बार गलती करने नहीं बैठे, वो रोज अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं बाजार में, ठीक है। वो क्या करेंगे, कभी कभी उनके पैसे पर रिस्क आएगा, और अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया तो कभी आपको गलती की गुंजाइश ही नहीं। कैसे किया जाता है? ऐसी कैंडल्स को फाइंड आउट कीजिए जिन कैंडल्स का फॉर्मेशन अपर बैंड और लोअर बैंड को बिना टच किए हुआ हो। जैसे इन सारी कैंडल्स को अगर आप देखें तो अपर बैंड को टच करते हुए चल रही है, लगातार लगातार चल रही। ऐसी कैंडल फाइंड आउट कीजिए जिसने ना तो अपर बैंड को टच किया हो ना लोअर बैंड को टच किया हो, तो फेक वो एक्यूमुलेशन होगा और फेक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो जो भी अगर पहले प्राइस चल कर गया और अपर बैंड के ऊपर एक कैंडल बना गया डोजी, जिसने ना लोअर बैंड को टच किया ना अपर बैंड को ना मिडिल बैंड को, ऊपर जाके डायरेक्टली बना दिया, तो जब भी दोबारा बैंड के अंदर प्राइस लौट कर आएगा तो पहला टारगेट क्या, लोअर बैंड। नीचे कोई बन गया तो हायर बैंड। प्राइस गिरते 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 आ रहा है, एक कैंडल बना जो अपर लोअर बैंड को टच ही नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से बाहर बन गया, पहला टारगेट अपर बैंड। ये कभी आपकी ट्रैपिंग हो जाए तो बताइए, कोई एग्जांपल देखें। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिएगा अगर इंडेक्स को ट्रेड कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम कहां बेहतर काम करेगा वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए प्राइस पिछले दिन एक एक्सटेंशन में नहीं था, स्क्वीज था, और स्क्वीज होने के बाद एक्सटेंस हुआ। एक्सटेंस होने के बाद प्राइस में दोबारा से स्क्वीज नहीं हुआ, मतलब संकुचन नहीं हुआ, और संकुचन होने से पहले पहले प्राइस ने क्या किया, अपना ये हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद एक कैंडल का फॉर्मेशन किया जो अपर बैंड को टच ही नहीं कर रही है, देख पा रहे हैं, अपर बैंड को टच ही नहीं कर रही है। पूरी तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन कहां है, बैंड के अबव हो गया, पूरी तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन। मैं बोलता हूं जैसे ही इस कैंडल के लो ब्रेक हो, ये फेक डिमांड को दर्शा रहा है, ये एक बड़ी सप्लाई को उठाया गया है, बड़ी लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है। जहां तक प्राइस इस रेंज तक अभी तक चलकर गया नहीं होगा, ये कोई बड़े रेजिस्टेंस एरिया होंगे, बस प्राइस को सप्लाई उठाने के लिए ले जाया गया था। जैसे ही लो ब्रेक हो, शॉर्ट कीजिए टारगेट लोअर बैंड, और बहुत एग्रेसिव मूवमेंटम मिलेगा इसके बाद। कभी कोई रिस्क की गुंजाइश ही नहीं है ऐसे प्राइस में, कभी भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाए, डरना ही नहीं है कि जब बॉलिंजर बैंड का रेंज ना छोटा हुआ हो, नैरो रेंज ना हुआ और उसके पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया हो प्राइस ने, उस प्राइस को तो कभी डरना ही नहीं है शॉर्ट करने से, सबसे पहले उसको शॉर्ट कीजिए। और ऐसा ही अगर डाउन साइड मिल जाए तो लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। चलिए अभी मैंने रफली आपको बता दिया, कल के सेशन में या आज रात के सेशन में इसको हम बहुत बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको डाउट लग रहे हो इस सेशन के रिगार्डिंग, वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि और कौन कौन सी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए, और लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए सर। जो चीजें मैं समझा रहा हूं अभी, जैसे मैंने आपको जेके सीमेंट का चार्ट दिखा, लाइव मार्केट का चार्ट है सर, वो लाइव मार्केट जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको समझ आएगा चीजें कैसे काम कर रही है, ऐसे नहीं क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। अगर कोई डाउट रह गया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे